हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम एग्रीकल्चर पे लेने वाले हैं और एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक, क्योंकि सीएपीएफ ने कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, एग्रीकल्चर पे जब भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आए हैं, तो ये इजी सा टॉपिक हो जाता है अगर आपके पास यू हैव इनफ कंटेंट एंड डाटा लिखने के लिए। ओके, सो हियर इट इज, एग्रीकल्चर इन इंडिया। हमेशा की तरह सबसे पहले कोट जो होनी चाहिए, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, इफ एग्रीकल्चर विल फेल एवरीथिंग एल्स विल फेल। तो ये सब वाले कोट बहुत स्टूडेंट्स की कॉपीज में कोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपको कोट्स नहीं याद आते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है ना, तो एटलीस्ट 1 or 2 टॉपिक्स रिलेटेड 1 or 2 कोट्स तो आप याद ही रखो। जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड एमएस स्वामीनाथन इज अ नेम इन एग्रीकल्चर, so you have to remember his quote, if agriculture will fail everything else will fail। इतना छोटा सा कोट तो आप याद रख ही सकते हो। Okay, let's start directly with challenges of Indian agriculture. First is monsoon and irrigation. See, India as a country is majorly dependent on monsoon for its agriculture. अगर मॉनसून साइकिल में कोई डिस्ट्रप्शन आती है या कोई चेंजेस आते हैं मॉनसून साइकिल में, तो वो सबसे पहले जो इफेक्ट करेगा वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया हमारा। नेट ये एक हमारा डाटा है दैट ओनली 46% ऑफ नेट जोन एरिया इज इरिगेटेड, जो कि बहुत कम है। और जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी, उसका भी सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये भी आप लिख सकते हो। सेकेंड इज, जहां पर मानसून की प्रॉब्लम है, जहां पे मानसून साइकिल में डिसरप्शन आती है, अगर मानसून फेलियर होता है तो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी है, तो उस वजह से ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स की जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है वो ग्राउंड वाटर पे हो जाती है, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डिक्रीज होती जा रही है। और जो एक्सपेंसिव टेक्निक्स है जैसे माइक्रो इरिगेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक इफ इट कम्स टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और प्रिसाइजन फार्मिंग, दैट then micro irrigation is the best technique, but its fallout is that इसका जो कैपिटल कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में मेजर फार्मर्स मार्जिनल है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये एक दिक्कत की चीज आ जाती है। इसके अलावा इरिगेशन में आपने देखा हो, अगर मे बी पंजाब या हरियाणा की साइड अगर आपने देखा हो, हमारी तरफ क्या होता है कि जो आपके फील्ड है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी चला के पानी छोड़ दिया जाता है चलने के लिए। जब पानी छोड़ दिया जाता है चलने के लिए, तो वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फील्ड में, जिसे हम कहते हैं ना फ्लडिंग ऑफ फील्ड। उस फ्लडिंग ऑफ फील्ड की वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से ओवर इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉइल की जो हेल्थ है वो सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। एंड लास्ट पॉइंट इज रीजनल इम्बैलेंस। सी, रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है, सपोज डिफरेंस बिटवीन विदर्भ एंड पंजाब। पंजाब में मानसून की रीच कम है और विदर्भ में भी मानसून की रीच कम है, बट डिफरेंस हियर इज दैट पंजाब की जो फार्मर है दे आर वेल्दी फार्मर्स, दे कैन हैव इन्वेस्टमेंट ऑन देयर फार्म लैंड, उनके पास पैसा है तो वो इरिगेशन फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बट विदर्भ के जो फार्मर है दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। तो वहां पे जो दिक्कत आती है जब मानसून फेलियर होता है, तो अब वहां पे फार्मर्स डेप्ट में आ जाते हैं और फार्म सोसाइटी केसेस हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके, द सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लैंड होल्डिंग का। इसी अगर आपने नोट कराओ कि इंडिया में जो लैंड है उसका फ्रेगमेंटेशन होने लग रहा है। फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से ये हमारे पास डाटा भी है लैंड फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से जो हमारा लैंड होल्डिंग साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज लैंड का साइज डिक्रीज होगा तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो लैंड की प्रोडक्टिविटी सफर करती है। जैसे एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 67% ऑफ इंडियन फार्मलैंड इज हेल्ड बाय मार्जिनल फार्मर्स एंड ओनली 5% ऑफ इंडियन फार्मर कंट्रोल्स अ मैसिव 32% ऑफ लैंड। 5% कंट्रोलिंग 32%, दिस इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी, तो ये आप कोट कर सकते हो। सेकंड इज इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1970 में इट वाज अराउंड 2.28 हेक्टेयर, नाउ इट इज समवेयर अराउंड 1.08 हेक्टेयर इन 2015-16। तो ये एक कंडीशन दिखाता है कि इंडियन लैंड्स है वो कितना सफर कर रही है। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली जो रीजन है फ्रेगमेंटेशन का, दैट इज दी, जैसे सपोज ग्रैंडफादर के पास आपके 100 बीघा जमीन है, फॉर रेफरेंस मैं ले रही हूँ,
किसी के ग्रैंडफादर के पास सपोज 100 बीघा जमीन है और उनके 4 बेटे हो गए हैं, तो वो जमीन तो वैसे ही बढ़ जाएगी आपस में ही, तो इस वजह से दिक्कत आती है। फ्रेगमेंटेशन, जब लैंड साइज कम होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है और जो रेन्यूमरेशन होता है फार्मर का वो भी कम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। सी, हम जैसे कहते हैं ना कि हमें मैकेनाइजेशन की जरूरत है, फार्म लैंड को, लेबर कॉस्ट को कम करना है, सो वी नीड मोर ऑफ मशीन इन्वेस्टमेंट। वो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मशीन का जो यूज है वो इंडियन एग्रीकल्चर में कम है। उसका सबसे पहला रीजन है फाइनेंसेस। इतना फाइनेंसेस इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप मशीन खरीद पाए। एंड सेकेंडली लैंड साइज। लैंड साइज से मेरा मतलब है कि जो बड़ी मशीन हम खरीदते हैं तो वो बड़े लैंड पे काम करनी होती है। अगर आप बड़े फार्मर हो, आपकी लैंड बहुत ज्यादा है, तो आपके पास पैसा भी होगा, आप उस मशीन को अफोर्ड कर सकते हो। आपका लैंड साइज छोटा है, एक तो आप उस मशीन को यूज नहीं कर पाओगे, एंड सेकेंडली आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट कर पाओ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम इजराइल से देख सकते हैं। इसको हम सॉल्यूशन में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ लैंड पूलिंग, दिस इज नथिंग बट सेम एज कार पूलिंग। लैंड पूलिंग में हमने क्या करा था, इजराइल ने क्या करा था, काफी सारे फार्मर्स मिलके एक साथ आते हैं। इट्स वेरी इनोवेटिव टेक्निक। वो सारे फार्मर साथ आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी मशीन में और फिर वो मशीन सारे फार्मर यूज करेंगे। सो इट्स क्वाइट अ गुड आइडिया। ये हम इंडिया के लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, इंडियन एग्रीकल्चर सफर्स फॉर प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है एक्स्ट्रा 10 की, वो तो नॉट टू जीरो ही आ रही है, बिकॉज दे आर डूइंग एक्स्ट्रा थिंग विच कुड हैव डन बाय दो 10 जो पहले से वहां पे काम कर रहे हैं। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। फोर्थ इज इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। कॉस्टली सीड हो रही है, फर्टिलाइजर का यूज बढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हाइब्रिड सीड कॉस्टली हो गई है। अगर हम जीएम सीड लेने जाते हैं तो वो भी कॉस्टली है। अगर HYV जिसे कहते हैं ना सीड, वो महंगी आती है। तो ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, किसी ने अगर सुना हो तो मोनसैंटो इज अ कंपनी जिसकी मोनोपोली है जीएम क्रॉप में। इस कंपनी का क्या, ये आउट ऑफ, मतलब मैं एक बार ऐसी रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। मोनसैंटो इज अ कंपनी व्हिच हैज अ मोनोपोली इन जीएम क्रॉप्स। They are using this terminator gene in their GM crop. टर्मिनेटर जीन का बेसिकली ये है कि एक बार सो करी हुई सीड हम नेक्स्ट सीजन में यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे जो रूरल एरिया से उन्हें पता होगा कि हम कैसे करते हैं, अब हमने एक सीजन में कुछ फसल यूज कर ली है तो उसकी सीड हम नेक्स्ट सीजन में यूज करते हैं। 30-70 का रेशियो रख लेते हैं, 30 पुरानी वाली सीड और 70 नई वाली, 20-80 का या 50-50 का, जो मन करे, जैसे फार्मर को अपने हिसाब से ऑप्टिमम लगे। बट Monsanto is a company which is a clever company using a terminator gene, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट सोइंग सीजन है उसमें फार्मर अपनी फर्स्ट पहले वाले सीजन की सीड को यूज नहीं कर पाते हैं। बार बार हर सीजन में नई सीड खरीदनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है, खर्चा होता है फार्मर का, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद है फर्टिलाइजर इशू। फर्टिलाइजर का अगर आप यूसेज देखो इंडिया में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कंपेयर टू मैन्योर, फर्टिलाइजर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट इसका नेगेटिव फॉल आउट ये है कि सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी को खराब करता है। ये ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रिड्यूस होता जा रहा है, और जो हेल्थ पे इफेक्ट है इसके, जो अननोन हेल्थ पे इफेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। सी, जो 4:2:1 का रेशियो है, इंडिया उस रेशियो को बहुत हद तक क्रॉस कर चुका है। वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर इन अ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन। हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं समवेयर 8.2:3, 3.2:1, जो कि बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन में जिसे हम कहीं यूज कर रहे हैं, जो ऑप्टिमम लेवल है उससे कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मर के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है कि उस तक फाइनेंसेस पहुंचे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट फाइनेंसेस देखने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो आपका फार्मर के पास, जैसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है अभी भी, आउटरीच कम है उसकी। या फिर इसका रीजन, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। देखो, जैसे डाटा हमारे पास है उसमें ये लिखा हुआ है कि 44% ऑफ फार्मर दे आर गोइंग फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के लिए 44% ऑफ फार्मर अभी भी जा रहे हैं।
जबकि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आ रही है, तो बट फिर भी कहीं ना कहीं फार्मर में या तो अवेयरनेस कम है या फिर आउटरीच में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, नाबार्ड की रिपोर्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये कहा था कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका डाइवर्जन हो रहा है नॉन फार्म पर्पसेस के लिए। अब इसका एग्जांपल आप देखो, महाराष्ट्र की केस स्टडी थी। इस केस स्टडी में पता चला कि जो बॉम्बे एरिया है, मुंबई जिसे हम बोलते हैं, उस मुंबई में हमारा मेजोरिटी ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर क्रेडिट यूज हो गया है। अब बॉम्बे इज अ एरिया जैसे कॉस्मोपॉलिटन एरिया, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, फार्म लैंड कितनी है, नॉट टू जीरो, ऑलमोस्ट अप्रोक्स टू जीरो। अगर वहां पे मेजोरिटी एग्रीकल्चर क्रेडिट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में यूज हो रहा है या फिर एग्री बिजनेस के लिए यूज हो रहा होगा। बट बेसिकली नॉन फार्म एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। हमारा एग्रीकल्चर का फंड जो फार्म एक्टिविटीज में यूज होना चाहिए था, अगर फार्म एक्टिविटीज में यूज होता हो तो वो बॉम्बे में क्या करता, वो तो विदर्भ में यूज होना चाहिए था, जहाँ पे फार्मर के डेट के केस इतने ज्यादा है, वहां पे फार्मर सुसाइड के केस इतने ज्यादा है, वहां पे यूज होना चाहिए था। तो इससे पता चलता है देयर इज अ काइंड ऑफ लूपहोल, देयर इज अ लीकेज और करप्शन इन एग्रीकल्चर क्रेडिट आल्सो। तो ये एक आप पॉइंट लिख सकते हो। उसके अलावा 6 पॉइंट है कि क्रॉपिंग पैटर्न में दिक्कत आ रही है। जो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है, दैट इज समवेयर इट्स चैलेंजिंग। हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ हमारा शिफ्ट होता जा रहा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो कोर्स सीरियल है उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन आया है, जवार बाजरा मेज जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा, एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है। एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर से हमारा मतलब है कि इस एरिया में जो ड्राईलैंड एरिया है वहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग हो, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो। अगर इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में अच्छी मानसून है, अपर गैंगटक एरिया में अच्छी मानसून है, तो वहां पे उस हिसाब से एग्रीकल्चर हो जो वहां के एरिया को सूट करे। आप विदर्भ में अगर सपोज आप विदर्भ इज अ काइंड ऑफ ड्राईलैंड एरिया, अब वहां पे अगर आप यूज करोगे, विदर्भ में आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप यूज करोगे, तो मॉनसून फेलियर के टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर है नहीं, तो आपका फार्मर सफर करेंगे, कहीं ना कहीं फार्म डेप्थ बढ़ेगा। पंजाब हरियाणा की तरफ क्या है, वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे जाती जा रही है, बट वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है तो काम चल जाता है। बट उसका फॉल आउट ये है कि वहाँ पे हमारे सॉइल खराब हो रहे हैं, हमारा जो रेशियो है वो चेंज होता जा रहा है क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप और फूड क्रॉप का। और दूसरा ये कि जो इन्वेस्टमेंट है फार्मर की, इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो अच्छा, और वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ एकदम से ऐसा क्या हुआ जो इंडिया फार्मर शिफ्ट करने लग गए, वो है एमएसपी। Main reason behind this is MSP. Government is providing MSP for 23 crops, but the problem is कि जो procurement है वो सबके लिए efficient नहीं है, except for wheat and rice. Wheat and rice के लिए procurement बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो farmers है वो remuneration की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें वहाँ पे attractive लग रहा है। तो जो गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी है उसकी वजह से फार्मर का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। ये डाटा डाला है कि पहले सीरियल क्रॉप के अंदर एरिया 48% था, अब वो 29% रह गया है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। सी जैसे मॉनसून स्टार्ट होगा, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू कर दोगे कि आज इतना किलो अनाज खराब हुआ, बारिश में आज इतना किलो अनाज खराब हुआ। वो जो इतना किलो अनाज खराब हम पढ़ते हैं ना, वो इसी वजह से पढ़ते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी कमी है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ये चीजें एब्सेंस है, इसकी वजह से हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का सामना करना पड़ता है। 8th point is agriculture marketing. That is absence of proper infrastructure. Already बता दिया. Improper warehouses, lack of transportation. And secondly, flawed MSP, जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में डिस्टॉर्शन आ रहा है। और एक ये कि शांता कुमार कमेटी, दिस इज शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन थी, मतलब एक इनकी रिपोर्ट थी, सॉरी नॉट रिकमेंडेशन, रिपोर्ट थी, दैट एमएसपी इज अनइक्वल। हाउ इट इज अनइक्वल? दैट इट इज बेनिफिटिंग ओनली 6% ऑफ फार्मर। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज सिर्फ 100 में से 6% फार्मर को बेनिफिट कर रही है, तो वो कैसे एक नेट प्रोवाइड करेगी? या तो फार्मर, या तो लूपहोल है, लीकेजेस है, करप्शन है, जो भी आप बोलो, या फिर फार्मर के अंदर अवेयरनेस नहीं है, या फिर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट नहीं है, जो भी है। बट द थिंग इज दैट एमएसपी से 6% फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम एरिया है।
सेकंड, जो हमारा एपीएमसी है, एपीएमसी मंडी जिसे हम एग्रीकल्चर मंडी बोलते हैं, उसमें कंसर्न थे हमारे। एपीएमसी मंडी में क्या हो रहा है, शायद ये केस स्टडी थी कि एपीएमसी मंडी में कार्टेलाइजेशन और जिसे मोनोपोली बोलते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम फार्मर फेस कर रहे हैं। अब फार्मर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दे कम टुगेदर, दे मोनोपोलाइज दोज एपीएमसी मंडी और बोलते हैं कि हम आपका अनाज इसी रेट पे खरीदेंगे, इससे कम में, मतलब इससे ज्यादा पे नहीं खरीदेंगे। अब फार्मर सोचता है मैं इतना पैसे लगा के ट्रांसपोर्टेशन में पैसे खर्च करके यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब मैं वापस क्या लेके जाऊँ, वापस ले जाने में भी पैसे लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, और अनाज और रखा रखा कहीं खराब ना हो जाए। तो इस वजह से ही और शी एग्री, फार्मर एग्री कर जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस मोनोपोली। तो ये अफेक्ट हो रहा है, फार्मर की जो रेन्यूएटिव इनकम है वो इफेक्ट हो रही है। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ई-नाम लेकर आई थी प्राइस डिस्कवरी के लिए, एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था। फार्मर जहां मन चाहे, जिस एपीएमसी मन चाहे वहां बेच सकता है ऑनलाइन, बट इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। चलो इसे सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस इन सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट इज इंटरनेशनल इशू। सी, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में, और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर इसमें देखें तो क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग हो रही है वर्ल्ड में, जिसकी वजह से पेस्ट अटैक बढ़ रहे हैं। वार्मिंग हो रही है इसलिए हमें ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप चाहिए। टेम्परेट रीजन में अगर आपने न्यूज पढ़ रहे होंगे तो पेस्ट अटैक इंक्रीज हो गए हैं, नई तरह की डिसीजेस आ रही है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड इज गेटिंग मोर वार्मर। And how agriculture is contributing to climate change is that monoculture farming practices है जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रही है, और दूसरा ये कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। लाइवस्टॉक अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर 44% ऑफ मीथेन एमिशंस, तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है, ओके दिस इज नॉट मच ऑफ रेलेवेंस फॉर योर CAPF पॉइंट ऑफ व्यू, बट पता होना चाहिए टॉपिक को, सो विल डिस्कस इन वेरी ब्रीफ नोट। सी, WTO में एक इशू चला हुआ आ रहा है अबाउट MSP। As per developed country, they say that India is giving this MSP, और उनको ये MSP they view it as a part of direct subsidy। पर इंडिया का अपना अलग स्टैंड है। इंडिया का स्टैंड है कि नहीं, ये हमारा डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। तो ये एक इशू है, मतलब जो WTO में अब तक स्टक है, जो सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ये इशू चलता हुआ आ रहा है। ये सारे चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सफर कर रहा है, तो आप ये पूरा कर लेना। अब इसके आगे हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इन चैलेंजेस से सॉल्यूशन क्या क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इन इंडिया का सॉल्यूशन, सबसे पहला हमने चैलेंजेस में मॉनसून वाला प्रॉब्लम लिखी थी, तो जो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वो हम मॉनसून से ही, जो हमारी पहला चैलेंज था उससे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है पोटेंशियल प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक। सी, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो चाहो तो। चैलेंजेस में हमने मेंशन करी थी, तो हमने सॉल्यूशन में इसलिए यही मेंशन करा है कि हमें सब्सिडाइज करना चाहिए जो कैपिटल कॉस्ट होता है। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक को यूज करने के लिए जो हमारा खर्चा आता है, जो कैपिटल कॉस्ट है, अगर गवर्नमेंट उसे सब्सिडाइज कर दे या फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो ताकि कंपटीशन बढ़े और कॉस्ट हमारी कम आए, तो हम ये लिख सकते हैं। गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर लेवल रिचार्जिंग, मैंडेटरी एक्वाफायर जिसे बोलते हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत आज के टाइम पे साउथर्न स्टेट्स में ये काफी यूज भी हो रहे हैं। बहुत एक फेमस शायद केस स्टडी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो साउथ स्टेट की थी, तो हम ये कर सकते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हम अपने फंड्स इंक्रीज कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स क्वेश्चन में हम देखते हैं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे आर्ग्यूमेंट में। इसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन प्रिपेयर करिए कि फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट के टॉपिक के ऊपर लिखिए। कुछ टॉपिक आप अपने हिसाब से। केन बेतवा हुआ था, उससे उसके पास भी जो पन्ना नेशनल पार्क है, उसमें एक बहुत बड़ा स्पीसीज के लिए एंडेंजर्ड है, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आर्ग्यूमेंट के लिए। देखो, रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे, तो अगेंस्ट में हम
जैसे सपोज क्वेश्चन दिया है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज अ गुड आइडिया, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स दो कि हाँ आइडिया गुड है, क्योंकि कहीं पे वाटर डेफिशिएट है, कहीं पे वाटर सरप्लस है, तो दोनों जगहों को अपना प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा वाटर का। फिर आप कहीं पे लिख सकते हो कि कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कुछ एरिया ऐसे जहाँ पानी की कमी हो सकती है, तो आप एग्जाम्पल लिख दो, अपना कर सकते हो। बहुत सारी चीज है कि इकोनॉमी को हेल्पफुल होगी, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्पफुल होगा। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वेस्टेज नहीं होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। अब जब अगेंस्ट में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि नेचुरल रिवर के कोर्स से छेड़छाड़ करना इज समथिंग वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, क्योंकि आपको नहीं पता रिवर अपना कोर्स कब चेंज कर ले। फ्यू रिवर्स आर वेरी नोटोरियस फॉर चेंजिंग देयर कोर्स, तो हमें नेचुरल रिवर फ्लो के साथ चेंजेस नहीं करना चाहिए। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। अगर आप रिवर को इंटरलिंक कर दोगे, सपोज किसी एरिया में कोई बायोडाइवर्सिटी है, किसी एरिया में कुछ है, तो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकती है, इन्वेसिव स्पीसीज आ सकती है। और थर्ड पॉइंट आप लिख दो कि हाँ प्रॉब्लम आती है लैंड मैनेजमेंट की, जैसे कि इन बेतवा में पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ हुआ था, तो आप उसका लिख सकते हो कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है उसका लॉस हो सकता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। इसके ऊपर आप अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट तैयार करना, और भी कुछ नहीं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हेल्प करता है एग्जाम में। जितना आपका ब्रेन एक्टिव रहे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती रहे, उतना आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। अब इसमें यहाँ पे बेस्ट कंट्री का एग्जांपल इजराइल है, तो इजराइल का आप एग्जांपल डाल सकते हो कि उसने माइक्रो इरिगेशन, डिसैलिनेशन और रीसाइक्लिंग टेक्निक का यूज करके अपने एग्रीकल्चर को बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे कर लिया है, जैसे कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो आप उसमें इजराइल का डाल सकते हो एग्जाम्पल। फिर हम लैंड होल्डिंग का डालते हैं कि लैंड होल्डिंग में हमें क्या करना चाहिए, जो लैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो जो लैंड रिफॉर्म रह गए थे ना, उनको कंप्लीट करना चाहिए। जो लैंड रिफॉर्म के जितने भी ऑब्जेक्टिव रह गए थे हमारे, वेस्ट बंगाल और केरला, इन दोनों को बेस्ट स्टेट कहा जाता है अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो जो बाकी स्टेट्स है वो बचे हुए अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लैंड रिफॉर्म के। फिर नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी कि लैंड लीजिंग को एनकरेज करना चाहिए। अब देखो, ये इसके पॉजिटिव्स भी अपने हैं, इसके नेगेटिव भी है। सपोज कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो वेस्ट हो रही है, या फिर फार्मर इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन यूजिंग दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड, तो वो उसे लीज पे दे सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी ट्रेडर को। बट उसके अपने नुकसान भी है कि प्रोडक्टिविटी उस लैंड की बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगी अगर किसी कॉर्पोरेट को दे दी, तो वो तो लैंड अनहिंज्ड हो गई है बिल्कुल ही। और फार्मर जिसे कहते हैं अवेयर नहीं होते हैं, तो मिसयूज हो सकता है कॉर्पोरेट क्लॉज का, तो इसको आप लिख सकते हो। बट एटलीस्ट सॉल्यूशन में तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन है, तो आप उसको मेंशन करो। इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के। पहले बहुत लड़ाइयाँ रहती थी आपस में कि मेरी 1 बीघा जमीन उधर आ गई या 2 बीघा जमीन उधर चली गई। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक तरफ से लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। उसका बेनिफिट ऑन रिकॉर्ड है, जितने भी लैंड के पट्टे हैं जिसे बोलते हैं, तो हमें सब पता है कि कितना लैंड किसकी है और कितना इंच है, किस तरफ है, किधर है। तो वो जहां पे नहीं हुआ है वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। फिर स्वामीनाथन कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी कि हमें नेशनल लैंड एडवाइजरी सर्विस बनानी चाहिए। वही सर्विस क्रिएट करनी चाहिए जो बेसिकली लैंड रिफॉर्म में और इन सब चीजों में हेल्प करे। फिर है मैकेनाइजेशन एंड लेबर का। मैकेनाइजेशन के लिए है कि हम रेंट पे दे सकते हैं। एमपी का केस था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मशीनरी रेंट पर दे रहे हैं। ये किसी ने न्यूज सुनी थी क्या एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में? कस्टम हायरिंग सेंटर है प्राइवेट सेक्टर के, वो लैंड, वो जो मशीन चाहिए होती है एग्रीकल्चर में, वो उनको लीज आउट कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपको मशीन नहीं खरीदनी है, सब फार्मर्स मशीन नहीं खरीद सकते, तो कोई नहीं, आप अपना पैसे दो और अपना मशीन यूज कर लो और वापस करो। तो ये एक अच्छा इनोवेटिव अप्रोच है, इसे आप मेंशन कर सकते हो। ई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए हमें। ई नाम जैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए। ई सागू आंध्र प्रदेश का था, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करा था। कोई पूछ रहा था ना अभी कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन में लिखना है आपको। आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जो वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसको हम काउंटर कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। या फिर है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट के लिए क्या सॉल्यूशन थे? सबसे पहला है कि यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए।
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर अभी फिलहाल यूरिया नहीं है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए करना चाहिए, हमारा बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है फर्टिलाइजर का रेशियो। तो अगर हमें इसे ऑप्टिमम लेवल पे लाना है, मतलब बहुत ज्यादा, आपने देखा एनपीके का रेशियो 8.2 0.3.1 है, तो नाइट्रोजन का यूज इज समथिंग अराउंड 8 और फिर फास्फोरस का 3, तो ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। तो हमें जो ऑप्टिमम रेशियो है 4:2:1 का, वहां तक लाना चाहिए। तो आप ये चीज लिख सकते हो। फिर है विलेज लेवल सीड बैंक। देखो, जो ये अलग अलग स्टेट अपनी एक इनोवेटिव अप्रोच लेके आते हैं ना, उसको आप एग्जाम्पल के टाइम पे याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम इनपुट कॉस्ट लिख रहे हैं, तो ये मैंने 3 से 4 पॉइंट दिए, आप ये 3 से 4 पॉइंट एग्जाम में याद नहीं रख सकते हो, और अगर रख भी लिए तो 300 वर्ड के ऐसे में ये सारे नहीं लिख सकते हो। तो आप सीधा ना ये लिख दो, फॉर इनपुट कॉस्ट के लिए आप विलेज लेवल सीड बैंक का एग्जाम्पल लिख दो कर्नाटका में। वहां पे क्या होता है, हर विलेजर अपनी जाके सीड जमा करके आ जाता है, उससे एक सेल्फ सफिशिएंट सीड विलेज बन जाता है पूरा। ज्यादा ज्यादा मतलब सेल्फ सफिशिएंट ऐसा नहीं कि 100% सेल्फ सफिशिएंट, कुछ हद तक आप सीड वहां से खरीद सकते हो, तो वो आपको इनपुट कॉस्ट आपकी कुछ हद तक कम हो जाती है। तो अब ये इनोवेटिव अप्रोच है, इसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके, हमें एक्सपैंड करना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिवैम्प करना चाहिए अपना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। जो एसएचजी है उसको, उसके स्ट्रक्चर को हमें दोबारा रिवैम्प करना चाहिए, और हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने फंड दे ताकि वो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है फार्मर्स का या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज का, उनमें हेल्प कर सके। ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स पे कमेटी जो बनी थी, उसका रिकमेंडेशन था कि एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाना चाहिए। कोई पूछ रहा था ना मैम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं, जैसे अनवांटेड वेदर चेंजेस जो आ जाते हैं, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है, तो किसान की पूरी फसल खराब हो गई है, तो आप तब उस इस फंड का आप यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर रिस्क फंड का, उन्हें कंपनसेट करने के लिए। फिर है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है उसकी आउटरीच बढ़ानी चाहिए, फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड, किसी को पता है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड पे बेसिकली जो लोन मिलता है वो कम इंटरेस्ट पे मिलता है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट में 11% है, तो वहां पे वो शायद 3 या 4% पे मिलता है, प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती है। अगर आपने टाइमली लोन रीपेमेंट करा है तो आपका कुछ जो इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा है वो आपको वापस हो जाएगा, 1.5% के आसपास इंटरेस्ट आपका वापस हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका एक्सपैंड करना चाहिए आउटरीच। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अवेयरनेस किसानों के पास अभी नहीं है, सब फार्मर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल लोन लेने चाहिए, तो अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए। और अवेयरनेस जनरेशन का काम हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी का होता है। आप न्यूज़पेपर में ऐड करवाइए या रेडियो के थ्रू करवाइए या पंचायत को बोलिए वो अपना अवेयरनेस इंक्रीज करे, जो भी करने वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि अवेयरनेस इंक्रीज करे, इंस्टीट्यूशनल की बजाय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज की तरफ जाए, बैंक्स वगैरह की तरफ जाए, ना कि मनी लेंडर की तरफ। फिर एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म, एमएसपी के अंदर प्रोक्यूरमेंट बढ़ाना है, ये तो पहले ही बता दिया था। वीट और राइस का ही नहीं, बाकी जो क्रॉप्स हैं उनका भी प्रोक्यूरमेंट बनाना है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए भी अच्छी है, जब आप डायरेक्टली डील करते हो तो एक श्योरिटी रहती है, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मैं अपना, सपोज हम किसी चीज की खेती कर रहे हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मशरूम की खेती है तो हम मशरूम में कितना पैसा हमें पर केजी के हिसाब से चाहिए। बाय चांस आपकी फसल खराब हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो आपके पास एक श्योरिटी रहती है कि जो मेरी बची हुई फसल है उस पे तो इतना मुझे मिनिमम प्राइस मिलेगा ही। तो ये चीज होती है, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहा है तो आपका सही रहता है। नुकसान इसका ये हो जाता है कि सपोज मार्केट में प्राइस बढ़ गए हैं पर आपको फिर जो ऑलरेडी तय करे हुए प्राइस है आपको वही मिलेंगे। तो ये आप एक लिख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। और दूसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए, जितनी भी हमारे पास जो जैसे कहते हैं ना कि वेयर हाउसेस की कमी है, वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो रहा है, वो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। ये आप लिख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए वेयर हाउसेस के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए तो रेडी होता ही है, तो अगर अच्छी सी एक जगह दे देगा स्टोरेज के लिए
तो वो बेटर रहेगा, हमारी फूड वेस्टेज नहीं होगी। ये आप लिख सकते हो। फिर क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का तो मेरे ख्याल से आपका ऐसे भी था, 8 टेस्ट पेपर में डाला हुआ है ना, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर का, तो देख लेना। Yes, सारे ma'am. पॉइंट्स तो है नहीं इसमें। क्लाइमेट चेंज का ये है कि आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकते हो। क्लाइमेट स्मार्ट का ये है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करो, अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डाल लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग डाल लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी हमने आपको दिया हुआ है ना, एक आर्ग्यूमेंट दी हुई है इसके ऊपर, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर की हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो हमें एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप को प्रमोट करना चाहिए ताकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, ड्राईलैंड एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सके। और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो चैलेंजेस से मतलब थोड़ा अलग है, उनको मैंने यहाँ मिसलेनियस में कर रखा है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वो कहीं ना कहीं नॉर्थन इंडिया में ज्यादा बेनिफिट हुआ था कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वहां के किसानों के पास ऑलरेडी पैसा था, तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर अगर हम अपने ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर इतना ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट नहीं आया है, तो हमें ईस्टर्न इंडिया के लिए एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, आप इसको लिख सकते हो। सेकेंड इज हमें क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज लाने की जरूरत है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है कि सिर्फ वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं, मोर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स मतलब पल्सेस ये भी होनी चाहिए। एंड थर्ड, जिसे हम बोलते हैं ना नॉन फार्म एक्टिविटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। सपोज इफ इन टाइम कोई क्लैमिटी की वजह से या कोई डिसीज की वजह से आपकी फार्मिंग मतलब फार्म एक्टिविटी फेल होती है, आपकी फसल खराब होती है, तो आप सिक्योर होनी चाहिए आपकी नॉन फार्म एक्टिविटी के थ्रू। नॉन फार्म एक्टिविटी का मतलब है बी कीपिंग, पोल्ट्री या जो भी है, इनके अलावा आप जो भी फार्म एक्टिविटीज के साथ साथ आप नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी फार्मर को प्रमोट करो, ताकि उनका जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ फार्म एक्टिविटी पे कम हो और रेन्यूमरेशन बढ़े, फैमिली इनकम बढ़े फार्मर्स की। सेकेंड है एग्री एक्सपोर्ट, बेटर ग्रेडेशन एंड सर्टिफिकेशन। हमें एक्सपोर्ट अपने फार्म मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बहुत बार न्यूज में सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज हमारे मैंगो, जो हमारे मैंगो है इंडिया के, वो वहां पे रिजेक्ट कर देती, मतलब वापस भेज देती है। तो उसका रीजन ये है कि उनके कुछ अपने मेजर्स है, कुछ अपने प्रोविजन है कि फाइटोसैनिटरी मेजर को वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, तो वो बोल देते हैं कि चाइल्ड लेबर का यूज हुआ है या फिर इसका ग्रेडेशन प्रॉपर नहीं है, ये खराब है, इसमें केमिकल का यूज हुआ है बनाने में, तो वो हमारा पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए बेटर ग्रेडेशन और सर्टिफिकेशन की जरूरत है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि जब हम एक्सपोर्ट करें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तो वो रिजेक्ट होकर वापस ना आए। फिर है प्रमोट करना चाहिए इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स। हाइड्रोपोनिक्स तो आजकल अर्बन एरिया में बहुत कॉमन हो गया है। ये किसी को पता है ये क्या है? बैंगलोर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है हाइड्रोपोनिक के लिए। स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं इसमें। हाँ, इसमें स्टार्टअप्स भी आई है, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर हाइड्रोपोनिक कर रहा है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर मैं देख रही हूँ वो तो कर रहा है, वो कपड़े वपड़े वाले इन्फ्लुएंसर नहीं। देखो हाइड्रोपोनिक का बेसिकली अर्बन एरिया में इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि ये बिना सॉइल के बोलते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो अर्बन एरिया में पॉपुलर हो रही है अपनी कन्वीनियंस की वजह से। आजकल बहुत लोगों को कंसर्न है कि सब्जियां कैसे बन रही है, हेल्थ कंसर्न है कि क्या क्या यूज हो रहा है, तो वो अपनी छत पे जिसके पास रिसोर्सेज है वो हाइड्रोपोनिक का यूज कर रहा है। बेसिकली प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रोन विदाउट सॉइल, तो जो उनका सॉल्यूशन होता है उसमें ग्रो होते हैं ये प्लांट्स, तो इस वजह से ये बहुत फेमस हो रहा है और छोटी सी जगह में हो भी जाता है। तो इसको आप इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक में आप इसे यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक रहता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो फिर हम फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो पढ़ लेना, डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि समझाई जाए। अपनी फूड सिक्योरिटी की हम पिलर देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी के पिलर है, सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज नॉट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी भी हो, एक्सेसिबिलिटी भी हो और यूटिलाइजेशन भी हो।
पैंडेमिक के टाइम पे फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ गई थी। इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई थी, तो उसका फूड सिक्योरिटी पे भी असर पड़ा था। पीपल की जो अफोर्डेबल हेल्दी फूड डाइट है उसमें कहीं ना कहीं डिप देखा गया था। लॉस ऑफ इनकम हुई थी, इसलिए फूड प्राइसेस बढ़ गए थे और अंडर नरिशमेंट इंक्रीज हुआ था, और जो हेल्दी डाइट है वो कॉस्टली हो गई थी। अच्छा, किसी को पता है हेल्दी डाइट हमेशा से कॉस्टली रही है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट हमेशा से कॉस्टली इसलिए रही है क्योंकि अगर हम सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाते हैं और हम मार्केट में जाके आप ऑर्गेनिक दाल के रेट पूछोगे तो वो आपकी नॉर्मल दाल के रेट से बहुत ज्यादा होंगे। कुछ कुछ लोगों को होता है कि हमें ऑर्गेनिक खाना है, हम ऑर्गेनिक पर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि दे आर वेरी कॉस्टली। तो ये आप रीजन लिख सकते हो एक, कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी जो मार्केट रीच है उनकी वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे लाना पड़ेगा। मैम इसमें ये हो सकता है क्या कि गवर्नमेंट ये मार्किंग स्टार्ट कर दे, जैसे हॉलमार्क वगैरह होता है ना ज्वेलरी इन सब के लिए, तो ऑर्गेनिक नहीं, ये सब गवर्नमेंट के लिए भी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्किंग करती है, अपेडा है वो मार्किंग करती है, बट द पॉइंट इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसिव होने का रीजन ये भी है कि उसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो हाई हो जाती है, और जो फार्मर को रिटर्न है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत हाई नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम सबको पता है, तो जो फार्मर का रिटर्न है वो कम हो जाता है। मैम मैंने ट्राई की है ऑर्गेनिक राजमा, करेक्ट, बहुत ज्यादा महंगी है, 2.5 2.5 के टाइम्स एक्सपेंस हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम एक्चुअली ऑर्गेनिक हाँ बताओ। मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ये जो एक्सपेंसिव है वो तो है ही है मैम, उसके जो टाइम ड्यूरेशन भी है वो भी काफी लॉन्ग पीरियड है, जिसकी वजह से हाँ, फार्मर इस कहीं ना वजह कहीं। से ऑर्गेनिक हाँ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, हाँ करेक्ट। मैम, क्योंकि मैम फार्मर को एक तरीके से, मैम मैं खुद एक फार्मर फैमिली बिलोंग करता हूँ, मैं देखा है हमारे यहाँ भी मैम एक्चुअली क्या यूरिया यूज होती है, लेकिन क्या करेंगे मैम कि जब टाइम कंज्यूम ज्यादा लगेगा तो मैम प्रॉफिटेबल होगा नहीं। और इस वजह अभी से ही हमारा मेक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक्सपेंसिव लगी। वेल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है फार्म प्रोडक्ट्स की वो कम होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, देयर इज मिनिमल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती और जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो जो फार्मर को रिटर्न मिलता है इस वजह से जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, फार्मर का रिटर्न बहुत कम होता है। इसी वजह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना इनपुट कॉस्ट में, इस वजह से। अब हम इसमें गवर्नमेंट के एफर्ट देख लेते हैं, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के क्या एफर्ट रहे थे पैंडेमिक में। वन नेशन वन राशन कार्ड, पेपर वन के लिए पढ़ लेना इसे आप लोग। फिर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स को बहुत चलाए थे, बट पॉइंट इज ग्राउंड लेवल पे कितना ज्यादा सबको मिल रहा है सामान, उसकी आउटरीच कितनी है। एक जगह पे तो सरप्लस में है, एक जगह डेफिशिएंट में है, तब इनइक्वालिटी बढ़ती है इंडिया में। नेक्स्ट इज अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने नियर बाय एफसीआई सेंटर से बाय कर ले सब्सिडाइज प्राइस पे व्हीट और राइस को, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही थी वहां पे सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव थी, तो वहां पर इसलिए इस चीज को अलाउ किया गया था। सेकंड, अगर अपार्ट फ्रॉम पैंडेमिक वैसे देखिए चैलेंजेस क्या क्या है फूड सिक्योरिटी के, तो सबसे पहला चैलेंज तो आप यही लिख सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से फूड सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। सेकंड इज लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैव लैंड लेस देन 2 हेक्टर। देखो ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं ना, चैलेंजेस ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी, आप एक चीज नोट करो, मैंने आपको एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बता दिए, सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिए। पॉइंट इज यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप अपने हिसाब से आंसर उसे कैसे फ्रेम कर रहे हो। कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो उस पॉइंट को यूज कर सकता है अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स में, क्योंकि टॉपिक भले ही चेंज होके आए, पॉइंट्स तो वही रहेंगे आपके, चेंज तो नहीं होंगे आपके, आपको बस यूज करने का तरीका आना चाहिए। जितने भी इसमें चैलेंजेस लिखे हुए इंडिया की फूड सिक्योरिटी के, ये बेसिकली वही पॉइंट है, एक ह्यूज पॉपुलेशन एक नया पॉइंट है, और पोवर्टी, उसके अलावा बाकी सारे वही सेम पॉइंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आप कैसे पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। मैटर हम दे रहे हैं आपको सारा, बट आप उसको कैसे अपने ऐसे में फ्रेम करके लिखोगे वो आप पर है। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है ऐसे की प्रैक्टिस करो,
आर्ग्यूमेंट की करो, ताकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आपका राइटिंग पार्ट डेवलप हो जाए अच्छे से। जो कह रहे थे ना आप लोग की मैम टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो टाइम तभी कम होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास अच्छी से इंफॉर्मेशन होगी, डाटा होगा लिखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वेस्टेज ऑफ फूड आ रहा है, ये भी हमने डिस्कस करा था पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में। फूड सिक्योरिटी कंसर्न तब भी आता है जब फूड का वेस्टेज हो जाता है। और राइजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये तो सुना होगा, जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म होता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। फिर हमें स्टेप्स क्या लेने चाहिए? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, नई तरह की वेराइटीज इंक्लूड करनी चाहिए, हाइब्रिड सीड्स यूज कर सकते हैं हम जीएम क्रॉप्स यूज कर सकते हैं, या फिर फूड स्टोरेज कैपेसिटीज को इंक्रीज करना चाहिए ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ फूड ना हो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के उसको काउंटर कर सके हम। फिर अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे। फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो अबाउट हाउ हेल्दी फूड यू आर ईटिंग। तो हमने कहा था ना पैंडेमिक में जो हेल्दी डाइट थी वो कॉस्टली हो गई थी, अंडर न्यूट्रिशमेंट बढ़ गया था। तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो वो खा रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है, हेल्दी डाइट लेना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। और फिर एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, जो पीडीएस डिलीवरी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, होल्स और करप्शन जो है उसको प्लग अप करना चाहिए। तो ये आपका फूड सिक्योरिटी का पूरा पार्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं अगले टेस्ट पेपर में इस 9th में या 10th में इसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दूंगी। डाटा उसको प्रेजेंट कैसे करना है इंफॉर्मेशन को वो आपके ऊपर है। पर देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके नोट से यूज होनी होती है, पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट यूज नहीं होना होता। कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। किसी ने पूछा था ना मैम एआई का यूज कर सकते हैं क्या? ये ई टेक्नोलॉजी का है। ई टेक्नोलॉजी में एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज एंड रिसर्च है। एग्री एक्सटेंशन में डीडी किसान आता है, वो किसान कॉल सेंटर भी है। इसका बहुत ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो पे ऐड भी आता है किसान कॉल सेंटर के। तो सर्विसेज ई कस्टम हायरिंग सेंटर, ई मार्केटिंग, ई क्रेडिट। ई मार्केटिंग में आप ई नाम लिख सकते हो, ई नाम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ई मार्केटिंग। कस्टम हायरिंग सेंटर में आप एग्जांपल ले सकते हो मध्य प्रदेश की स्कीम का, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, रेंट दो मशीन ले जाओ, तो आप ये लिख सकते हो। रिसर्च में हम दे सकते हैं जीएम क्रॉप, हाइब्रिड क्रॉप का जीन मैपिंग हो रही है ताकि जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है उनका मैप हो सके जीन। और हमें चाहिए क्यों? चाहिए इसलिए ताकि हम बेटर प्लानिंग कर सके, ताकि फार्मर और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है वो बेटर प्लान कर सके अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ड्राउट फोरकास्ट कर सके, वेदर फोरकास्ट कर सके, इनोवेटिव टेक्निक अडॉप्ट कर सके, जैसे न्यू वेराइटी ऑफ सीड यूज कर सके। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करा था, इंडिया वाज एट दैट टाइम इंडिया वाज फेसिंग ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड क्राइसिस जिसे कहते हैं इंडिया ने सफर करे थे, वो उस टाइम पे करे थे। इनफैक्ट उस टाइम पे ये चीज भी अगर आप अपने बड़ों से पूछोगे तो ये चीज भी थी कि शाम को उपवास रखने का, जैसे कहते हैं ना रात का खाना आप स्किप कर दो, स्किप योर नाइट मील। फूड सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कंसर्न में आ गई थी कि हम रात का खाना स्किप करने लग गए थे लोग, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी की नीड पूरी हो सके। तो हमने उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन में एक इनोवेटिव टेक्निक ही तो थी बेसिकली, हमने HYV सीड्स का यूज करा, उस सीड्स ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, तो हमारा आज फूड सिक्योरिटी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे है। तो हमें न्यू इनोवेटिव टेक्निक की जरूरत है। उसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी, जैसे प्रिसाइजन फार्मिंग, ताकि प्रिसाइजन फार्मिंग बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपके सॉइल को, आपकी क्रॉप को जितनी चीज जिस मात्रा में चाहिए उसको वो सब मिले, ना ही कम ना ही बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मिलने से क्वालिटी खराब होती है, कम मिलने से भी क्वालिटी खराब होती है। तो जो ऑप्टिमम लेवल है वो मिले, उसके लिए हम प्रिसाइजन फार्मिंग यूज करते हैं। इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी करनी चाहिए ताकि फार्मर का वर्कलोड कम हो, जैसे ड्रोन का यूज कर सकते हैं हम, मशीन्स का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं क्रॉप में डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए। कर्नाटका में एक स्मार्टफोन ऐप डेवलप करी गई है, प्लांटिक्स जिसे कहते हैं, वो पेस्ट कंट्रोल और क्रॉप डिसीज में हेल्प करता है। तो ये आप एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। फिर फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए आप ई-नाम का यूज कर सकते हो, विच इज अ बेटर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट,
पैसा इतना नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है फार्मर्स के अमंग, और जो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो प्रॉपर नहीं है। देखो हम पॉलिसी तो बना देते हैं, बट पॉलिसी अगर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है तो डाउन तक आते आते पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये एक कंसर्न है। और फिर एवर्जन ऑफ फार्मर्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। सी इंडिया में बेसिकली जो फार्मर्स है, अगर वो अभी भी बहुत बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। जैसे इफ यू आर यूजिंग न्यू काइंड ऑफ सीड्स, जैसे जीएम क्रॉप को लेके बहुत ज्यादा केस आए थे कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इसके फेवर में नहीं है कि फूड क्रॉप्स में जीएम क्रॉप का यूज हो। तो एक होता है ना कि इनोवेटिव टेक्निक या एग्रीकल्चर इस वजह से दिक्कत करता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पे, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो न्यू सीड्स मंगवाई थी वो सब फार्मर ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई और देखा कि कुछ फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है, तब जाके बहुत बड़े स्तर पे एक्सेप्टेंस आई, वरना उससे पहले एक्सेप्टेंस नहीं आई थी। फार्मर दे वर वेरी रिलेक्टेड टू यूज दोज न्यू सीड। तो इसलिए ये रीजन भी आप लिख सकते हो। एंड लास्ट इज कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या ली है। गवर्नमेंट ने सबसे पहला इनिशिएटिव तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का लिया है। मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा, हर और ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन न्यूज में रहता है। कोई भी एग्रीकल्चर का टॉपिक आएगा तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जरूर आएगी। तो आप ये लिख सकते हो। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बेसिकली क्या है, आपके सॉइल को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी, उसमें न्यूट्रिशनल लेवल कितना है, ये सब बताता है। तो फार्मर को एक ऑप्टिमम लेवल पता चल जाता है कि कितने और किस चीज की और ज्यादा मुझे जरूरत है, क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये बेनिफिशियल है। एम किसान एडवाइजरी भेज देता, मैसेज आ जाते हैं फोन पे कि, और एडवाइजरी जैसे हो जाती है किसान कॉल सेंटर में, आप कॉल करके पूछ लो, वो आपको एडवाइस करते हैं। वैसे ही काइंड ऑफ मैसेज आपके क्रॉप से रिलेटेड मैं फोन पे आ जाते हैं। फिर एग्री स्टैक तो अभी न्यूज में है, मेरे ख्याल से लास्ट अक्टूबर की न्यूज है। बताओ कोई इसके बारे में, क्या है एग्री स्टैक? किसी को भी नहीं पता। सी एग्री स्टैक में हम फार्मर्स को यूनिक आईडी कार्ड देंगे। ये इट इज अ होल ऑफ आईटी थिंग। हम फार्मर्स को आईडी कार्ड देंगे, उस आईडी कार्ड में उनके सब कुछ होगा, उनकी प्रीवियस जनरेशन के बारे में होगा, उनकी कमिंग जनरेशन के बारे में, उनके पास लैंड कितनी है, कितना पट्टा वो अभी फिलहाल एग्रीकल्चर का यूज कर रहे हैं, कितना लैंड रिडंडेंट है, कितना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कौन सी खेती कर रहे हैं, कितना सीजन में कर रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगी। उससे क्या होता है, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो जाता है। जब आप पॉलिसी बना रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आपके पास डाटा हो। आपके पास डाटा होगा तभी आप इफेक्टिव पॉलिसी बना पाओगे। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है एग्री स्टैक। और फिर ई चौपाल मार्केटिंग चैनल है, बेसिकली कंप्यूटर रखे रहते हैं अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ाने में। ये पूरा आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद मुझे एक छोटा सा रशिया और यूक्रेन का टॉपिक नहीं लेना है, मुझे बस एक ब्रीफ करना है कि क्या पढ़ना चाहिए। मैम एग्रीकल्चर में जैसे हनी प्रोडक्शन और ये सब है, तो इसको भी इंडिविजुअली प्रिपेयर करना चाहिए क्या? देखो मुझे तो नहीं लगता है। ये बहुत ज्यादा मैम न्यूज में हाँ। और केस स्टडीज इस पे मतलब आए हैं। आप छोटे मोटे केस स्टडी आते हैं, आप उसे एज एन एग्जांपल याद कर लो, बट सीएपीएफ के लिए इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता तो करना पड़ता, लेकिन सीएपीएफ ना जनरल टॉपिक से पूछता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर से पूछेगा तो वो जनरल टॉपिक से पूछेगा, इतना ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाएगा। तो आप इसलिए बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे ना होके ब्रॉडर टॉपिक पे फोकस करो। अच्छा, रशिया यूक्रेन का डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? बहुत सारी चीजें मत पढ़ना, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसलिए सबसे पहले तो पेपर 1 के लिए क्या पढ़ना चाहिए? पेपर 1 के लिए आप पढ़ लो रशिया की लोकेशन, यूक्रेन की लोकेशन, इसके अलावा रिवर कौन सी है और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। इससे ज्यादा पेपर 1 के लिए भी क्या ही पढ़ोगे। और हाँ, पेपर 1 के लिए ऑपरेशन गंगा भी जरूरी है। ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई, ब्लैक सी थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना।
हाँ ब्लैक सी भी आप कर सकते हो, नहीं रशिया स्पेसिफिकली, रशिया यूक्रेन से अगर मैं पूछूं उस जोग्राफिकल लोकेशन से, सी ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, न्यूज में ना हो तब भी। इसके अलावा पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए आपको ये एक तो ये पढ़ना है कि वाई रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्यों हो रहा है। शॉर्ट में बताऊं तो इसलिए हो रहा है बिकॉज यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नाटो, यूरोपियन यूनियन। रशिया नहीं चाहता है कि मेरे आसपास की सारी कंट्री यूरोप के मतलब वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो इस वजह से क्राइसिस का जो मेन रीजन है वो ये है। शॉर्ट में अगर आपको इसके ऊपर बैठ के वीडियोस देखनी है या बहुत सारा नॉलेज लेनी है तो वो आपके ऊपर है, पर शॉर्ट में रीजन ये है कि रशिया नहीं चाहता है कि सारा उसके आसपास का सर्कल वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाए। एक तरीके से जिसे कहते हैं ना लाइव कोल्ड वॉर को कंटिन्यू करने का टेंडेंसी, ये वो हो रहा है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फॉलआउट इसका क्या है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिया इसी टेस्ट पेपर में या लास्ट वाले में दिया है। आई एम सॉरी, इसमें आपको ये बताना है कि वेस्टर्न कंट्रीज पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, रशिया के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये भी नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन्फ्लेशन आ रही है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, और दूसरा रशिया को सैंक्शन करने की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आ रहा है। हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ रहा है क्योंकि हमने रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज में सैंक्शन कर दिया है। अब रशिया इज अ मेजर प्लेयर व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल लेवल, रशिया इज अ मेजर प्लेयर। अब आप उससे सैंक्शन करोगे, उससे आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आएगा, जो चीजें होनी चाहिए अवेलेबल बेसिक चीजें वो नहीं होगी और आपके प्राइस राइज करेंगे। तो ये तीनों चीजों आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा ज्यादा आपको देखना है तो आप ये लिख सकते हो। मैम इसमें जो ट्रीटी एग्रीमेंट जो पहले हुए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है क्या? वाई में ही आ जाएगा, मिन्स्क एग्रीमेंट उसमें आ जाएगा आपका। आप मैं बता आपको पढ़ना है तो वो पढ़ लो, थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए। मैम जैसे यूक्रेन की 2 स्टेट मैम इंडिपेंडेंट कंट्री मैम जैसे वो हो गए थे तो उसकी वजह से ये लिख सकते हैं क्या ये जैसे क्या क्या आपने क्या बोला? मैम जैसे यूक्रेन के 2 स्टेट को इंडिपेंडेंट कंट्री मैम जैसे कर दिए थे, ऐसा कुछ सुनने थे पेपर न्यूज पे आया था। अच्छा डोनबास और लुहांस्क वाले हाँ रीजन यस को? यस मैम। मुझे नहीं पता, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ नहीं, अपने आप देख लेना। हम्म, यार उनके बारे में आपको मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा इस इशू की डिटेल में जानने मतलब ऐसा जरूरत नहीं है, आपको बस बॉर्डर में पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है अभी फिलहाल। अच्छा एक सेकंड पहले मैं इसे कवर कर लेती हूँ। और तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया क्या सोच रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कमेंट करा है या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या कमेंट करा है, ये होना चाहिए। और प्लीज फॉर गॉड से कहीं भी अपने व्यूज मत देना, ये मत बोलने लग जाना कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। अपने व्यूज नहीं, आपके व्यूज का पेपर में कोई वैल्यू नहीं है जब तक इंडिया आप पूरी सिचुएशन आपको पता ना चल जाए, न्यूज़पेपर में आप पढ़ ना लो, अपने व्यूज मत देना, ये आप इस चीज का ध्यान रखना। इन तीन चीजों के अलावा रशिया और यूक्रेन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने घर में आपको तैयारी कर रहे हो तो लोग पूछ लेते हैं तो वो अलग बात है, वरना इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, अपना वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा आपका। अच्छा बताओ मेन रिवर कौन सी है जो यूक्रेन से जा रही है? दनीपर। करेक्ट। और ऑपरेशन गंगा कौन कौन सी कंट्री में हुआ है? पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया। हंगरी। पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, और बताओ। स्लोवाकिया। हंगरी। इसके अलावा क्या बोला? स्लोवाकिया। हाँ स्लोवाकिया। बस अब इन कंट्रीज को याद कर रहे हो ना तो इनकी कैपिटल भी याद कर लेना, जरूरी नहीं है आई, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए। बाय चांस आ गई तो ब्लैंक आउट नहीं होना है कि आ गई तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है ये। पोलैंड की कैपिटल किसी को पता है क्या है?
वॉर्सो, बेलारूस की मिन्स्क, करेक्ट। रोमानिया की बुकारेस्ट, इसको प्रोनाउंसिएशन जो भी होती है आप देख लेना। हंगरी की बुडापेस्ट, हाँ बुडापेस्ट। स्लोवाकिया की ब्रतिस्लावा, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, देख लेना। बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। एक चीज, हाँ, चेर्नोबिल के बारे में लोकेशन देख लेना। चेर्नोबिल की भी मत देखना, छोड़ो, कीव की लोकेशन देख लेना। कीव कौन सी रिवर के उस पे है ये तो पता होगा। कौन सी रिवर बैंक पे है कीव? डेनीपर, एक ही रिवर है वहां पे, डिनाइपर, वो नाइपर जो भी है, तो उसी पर है। बस इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? मैम जैसे मैम अभी ये एंडिंग है हम लोग का टेस्ट सीरीज, मैम उसके बाद मैम क्या करें? मैम जो टेस्ट दे चुके हैं फिर उसको लिखें कि क्या करें? हाँ, टेस्ट दे दिया तो अपना पढ़ो, और क्या करोगे? मॉडल आंसर मिलेगा, उससे क्रॉस चेक करना। ओके मैम। जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है आज, उनका थोड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी और रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है। तो जिन्होंने जो क्लास में है, कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है, पर जिनका जो नहीं है उनका थोड़ा वेस्ट हो गया है। एक सेकंड, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम जैसे अभी ऑपरेशन गंगा चल रहा है, तो इस टॉपिक को पूरा मैच्योर होने देंगे, उसके बाद ना इस पे डाटा जो अवेलेबल होगा, मतलब ये पूरा ऑपरेशन गंगा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ना उस पे रिपोर्ट, मैम रिपोर्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो अब ना उसको जितना प्रिपेयर फिलहाल अभी करेंगे। न्यूज में है, जितना, अगर सपोज अगले टेस्ट पेपर में ऑपरेशन गंगा आता है तो जितना न्यूज में है तब तक आप उतना लिख दो, कोई जी। बात नहीं है। हाँ राघव, पूछो। मैडम, यूक्रेन के बारे में जब लिखते हैं, यूक्रेन के ऊपर प्रश्न उठता है, तो मतलब सर ये यहाँ पे काला सागर के बारे में भी लिखना जरूरी है, उसके बारे में लिखा जाए गलत भी होगा थोड़ा, उसके आसपास के क्षेत्र क्या? क्या आपने क्या बोला, समझ नहीं आया मुझे, सॉरी। मतलब यूक्रेन की भौगोलिक परिस्थिति वाला क्वेश्चन जो आज आया था, कल जो क्वेश्चन आया था उसमें सर काला सागर के बारे में आसपास के एरिया में लिखना सही रहेगा या गलत? देखो, अगर कोई डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशंस है तो आप लिख सकते हो, वरना आप उसे क्यों लिखोगे? सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस से? फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है। आप जो मेन चीज है ना, आप उसको लिखो, जो मैं जिसे कहता हूँ, जो बहुत, हाँ, मेरे कहने का मतलब तुर्की जो रशिया को भी बैन कर दिया है उसमें जाने के लिए, तुर्की जो रास्ता को बैन कर दिया है, उसके बारे में लिखा जा सकता है तुर्की रास्ता बंद कर दिया है उसका रशिया को? नहीं 300 वर्ड के ऐसे में इतना वेस्टेज नहीं करना है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम वर्ड्स है, इतना वेस्ट नहीं करना है, इसको रहने दो। ठीक है मैडम। और किसी को कोई डाउट है? ओके, फिर हम ये सेशन एंड करें आज के लिए। नेक्स्ट सेशन आपका शायद लास्ट सेशन होगा, तब तक आपका 9th वाला टेस्ट पेपर भी हो जाएगा तब, या तो उससे पहले लेना है तो उससे पहले देखते हैं। ओके एवरीवन, अच्छा हाँ पूछिए। ये फिलोसफिकल मतलब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे इसका होगा क्या क्लास? फिलोसफिकल का यार इस पे तो नहीं क्लास होगी, क्योंकि देखो फिलोसफिकल टॉपिक, जैसे हमने क्वेश्चन लिया था लिमिट्स टू डिसेंट इन डेमोक्रेसी, उसमें आप फिलोसफिकल में बताओ क्लास कैसे लेंगे? अगर मैं क्लास लूंगी तो फिर तो मैं तुम्हें मॉडल आंसर ही समझा दूंगी, ये तो आपका खुद का डेवलप होगा ना कंटेंट, तभी आप बता लिख देते पाओगे। ये करने के लिए तो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्लास रख लेंगे, जितने भी फिलोसफिकल ऐसे अभी तक मैंने टेस्ट पेपर में दिए हैं, या प्रीवियस बहुत ज्यादा हो जैसा जाएंगे। कोई एक 2 टेस्ट पेपर ले लेते हैं हम। टॉपिक। लिबर्टी एंड रेस्ट्रेन का एक ऐसे दिया हुआ है, अटेम्प्ट करा है किसी ने?
अगर किसी ने लिबर्टी और रेस्ट्रेंट का ऐसे अटेम्प्ट करा है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक फिलोसफिकल ऐसे डिस्कस कर, या तो अभी मैं बता देती हूँ। लिबर्टी और रेस्ट्रेंट का जो ऐसे था, दे आर बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन। उसमें हमें ये बताना था कि हमारे पास लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास रेड लाइंस भी है उसकी। हमारे पास क्या क्या रेड लाइंस है उसके लिए, वो आपको मेंशन करने थे उसमें। और जब मेंशन करते हो ना तो थोड़े बहुत एग्जांपल दिया करो, वो बेटर रहता है, आपके ऐसे को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म मिलती है। ये किसी ने अटेम्प्ट करा है ये लिबर्टी और रेस्ट्रेंट वाला? यस मैम, मैंने अटेम्प्ट किया है। ये अभी 8th टेस्ट पेपर में मिला हुआ है या 7th में? मैम 8 में। ये 8, तो फिर इसको अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपका 8 टेस्ट पेपर कल ही हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। मैम इसमें मैंने क्योंकि अटेम्प्ट Next किया class में- तो मैंने मैम सीएपीएफ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैम आ चुका है इस तरह का टॉपिक। एक टॉपिक था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब इन सब टॉपिक में समझ नहीं आता है कहाँ से क्या अप्रोच रहते हैं लिखने का। देखो इसमें अप्रोच यही रहेगी कि आप अगर आप लिख सकते हो कॉन्फिडेंटली तो लिखो, अगर आप फिलोसफिकल ऐसे को नहीं लिख सकते हो ना, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आउटराइटली उसे छोड़ दो, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। पता नहीं लास्ट ऑप्शन ही है 300 वर्ड्स में, हाँ लेकिन अगर 300 अटक वर्ड्स में गए तो आप जस्टिस कर भी पाओ टॉपिक के, नहीं टॉपिक को जस्टिफाई कर पाओ तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास 100% कंटेंट है तो अटेम्प्ट करो, नहीं है तो फिर मत करो। हम इसे नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं, लिबर्टी वाले टॉपिक को डील करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ओके एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन जो भी यहाँ पर है अभी, और लड़कों के लिए कुछ नहीं। चलिए फिर अभी क्लास एंड करते हैं, ठीक है? थैंक यू।